हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ क्लास 11 का एनसीईआरटी, जो समाज शास्त्र परिचय एक है क्लास 11 का। और सामाजिक संस्थाओं को समझना आज हम पढ़ेंगे कि सामाजिक संस्थाओं को कैसे समझा जाए। और चैप्टर 3 है ये, और आपकी क्लास 11 का है एनसीईआरटी। और मेरा नाम प्रिया है, मैं करवा रही हूँ आपको एनसीईआरटी। और डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी एंड ऑल अदर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप स्पेशली यूपीएससी या पीसीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी करवा रखे हैं यूपीएससी का और आरओ का। तो जाइए उसको टेस्ट करिए। बाकी और भी नए टेस्ट जल्दी ही आएंगे। एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट शुरू करेंगे और आपका मैगजीन। तो तो इसको पूरा अच्छे से करिए। 9 10 का कंप्लीट हो चुका है, 11 का भी सब चल रहा है, इकोनॉमी पॉलिटी सब सब्जेक्ट का चल रहा है। तो आप इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि बिना एनसीईआरटी पढ़े तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप एनसीईआरटी को पढ़ना मत छोड़िए। और इसको कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आपको बेस कम तैयार करना है, तो जिसके लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बहुत सारी स्टोरीज आपको पता चलता है, जो आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो ये अध्याय 3 है, सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो परिचय से शुरुआत करते हैं। यह पुस्तक समाज और व्यक्ति की अंतःक्रिया के बारे में चर्चा से आरंभ होती है। किससे? अंतःक्रिया की चर्चा से। हमने देखा कि हम में से प्रत्येक का एक व्यक्ति की तरह समाज में एक स्थान या स्थिति होती है। प्रत्येक की परिस्थिति एक एक या अनेक भूमिकाएं होती हैं, लेकिन साधारणतः इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। ये भूमिकाएं चलचित्रों की भूमिकाओं की तरह नहीं होती हैं, जिन्हें कोई अभिनेता अपनी इच्छा से स्वीकार या अस्वीकार कर सके। यहाँ सामाजिक संस्थाएं होती हैं जो प्रतिबंधित और नियंत्रित, दंडित और पुरस्कृत करती रहती हैं। सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बृहद परिवार की तरह लघु हो सकती हैं। इस अध्याय में हमारा परिचय सामाजिक संस्थाओं से होगा, और यह भी बताया जाएगा कि समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में इसका अध्ययन किस प्रकार होता है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख क्षेत्रों जिन महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं कैसे कैसे जैसे संस्थाएं, जैसे कौन संस्था? परिवार, विवाह, नातेदारी संस्था। और राजनीतिक है दूसरा, और तीसरा है अर्थव्यवस्था, चौथा है धर्म, और अगला है शिक्षा। इसका संक्षिप्त वर्णन किया गया है। विस्तृत अर्थ में संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है, और इसके नियमित तथा निरंतर कार्य चालन को इन नियमों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएं व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में भी देखा जा सकता है। वास्तव में लोगों ने परिवार, धर्म, राज्य या यहाँ तक कि शिक्षा को भी अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में माना है। ठीक है। हम पहले देख चुके हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत संकल्पनाओं को समझने में अनेक प्रकार की भिन्नताएं और विरोधाभास हैं। हमारे परिचय प्रकार्यवाद और संघर्षवादी दृष्टिकोण से भी कराया गया है। हमने यह भी देखा है कि कैसे उन्होंने एक ही विषय वस्तु को विभिन्नता से देखा, जैसे स्तरीकरण या सामाजिक नियंत्रण। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में भी विभिन्न प्रकार की समझ है। एक प्रकारवादी दृष्टि सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखती है। सामाजिक संस्थाएं सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं। इस प्रकार समाज में हमें औपचारिक, अनौपचारिक सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं, जैसे परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था के, जबकि कानून और शिक्षा औपचारिक सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। याद कर लीजिए एग्जाम्पल्स। एक संघर्षवादी दृष्टि की मान्यता है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वह पारिवारिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक हो, समाज के प्रभावशाली अनुभागों, चाहे वह वर्ग, जाति, जनजाति या लिंग के संदर्भ में हो, के हित में संचालित होती है। प्रभावशाली सामाजिक अनुभागों का न केवल राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं पर प्रभुत्व होता है, अपितु वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज के विचार बन जाएं।
यह विचार इस बात से बहुत भिन्न है कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। जैसे जैसे आप इस अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे देखेंगे कि क्या आप ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे सामाजिक संस्थाएं व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं तथा अवसर भी प्रदान करती हैं। आप यह भी देखें कि क्या वे समाज के विभिन्न अनुभागों पर समान प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए हम पूछ सकते हैं कि कैसे परिवार पुरुषों और महिलाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अवसर भी प्रदान करता है। यह राजनीतिक या कानूनी संस्थाएं विशेष सुविधा प्राप्त और अधिकार विहीन व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती हैं। दूसरा है परिवार, विवाह और नातेदारी। शायद परिवार जितनी नैसर्गिक कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती। प्रायः हम यह मानने को तैयार रहते हैं कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवारों में हम रहते हैं। कोई और सामाजिक संस्था इतनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखती है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए कि कैसे विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार निजी क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक से संबंधित है। यह आपको ये पुनः याद दिला सकता है कि विभिन्न विषयों से लेन देन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की। प्रकारवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करते हैं। प्रकारवादी दृष्टिकोण का तर्क है कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। तथापि भारत में किए गए अध्ययन यह भी सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवारों को मूल्य होने की आवश्यकता नहीं है, इस सिंह ने कहा। यह भी एक उदाहरण है कि जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रकारवादियों के अनुसार परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। व्यवहारिक रूप से मूल परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाले सहायक की तथा पत्नी की घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल रहती है, गिडिंस ने कहा था। इस दृष्टि पर न केवल अनुचित लिंगभेद के कारण प्रश्न किया जा सकता है, अपितु इतिहास और अनेक संस्कृतियों के अनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। वास्तव में आप कार्य और अर्थव्यवस्था की चर्चा देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योग में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इस तरह का विभाजन ये भी सुझाता है कि पुरुष की आवश्यक रूप से परिवार के मुखिया हैं। नीचे दिए गए बॉक्स दर्शाता है कि अनिवार्यता सत्य नहीं है। महिला प्रधान घर। जब पुरुष नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है, खेतों के कार्यों को प्रबंध करना पड़ता है। कई बार वो अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती हैं। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जा सकता है या कहा जाता है। विधवापन भी एक ऐसी पारिवारिक व्यवस्था बन सकता है। यह स्थिति पुरुषों द्वारा दूसरा विवाह करने या अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य आश्रितों को धन न भेजने के कारण भी बन सकती है। ऐसी स्थिति में महिला को अपने परिवार की देखभाल सुनिश्चित करनी पड़ती है। दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र व उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय में महिला प्रधान घर एक स्वीकृति मानक है। परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन। भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर बदलाव के बारे में है। हमने पहले भी देखा है कि समाजशास्त्र कैसे सामान्य बौद्धिक प्रभावों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तथा तथ्य यह है कि भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेषता अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहे हैं। समाजशास्त्री एम एस शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारक था कि भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। पुरुषों की आयु में यह वृद्धि 1941 से 1950 में, 1981 और 1985 के दौरान 32 दशमलव मतलब 32.5 से 54 55 वर्ष तक की महिलाओं की मतलब पुरुषों में इतनी आयु बढ़ी लगभग 56 वर्ष और महिलाओं में 31 जो थी अब 55 से ज्यादा बढ़ गई वर्ष की हो गई। इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग लोगों की 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की संख्या में काफी वृद्धि हो गई।
शाह लिखते हैं कि हमें यह पूछना होगा कि ये वृद्ध किस तरह से के घरों में रहते हैं। मैं मानता हूँ कि उनमें से अधिकतर संयुक्त घरों में रहते हैं, ये शाह ने कहा। यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है, लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण हमें इन सामान्य बौद्धिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध सावधान करता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। यह हमें सावधानीपूर्वक तुलनात्मक और अनुभविक अध्ययनों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि किस तरह विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में मातृ स्थानिक हैं और कुछ पितृस्थानिक मातृ स्थानिक परिवार में नव दंपति पत्नी के अभिभावक के साथ रहते हैं, जबकि दूसरे से नव दंपति पति के अभिभावकों के साथ रहती है। पितृतंत्रात्मक परिवार संरचना में अधिकतर अधिकार और प्रभाव पुरुषों के पास होते हैं, जबकि मातृतंत्रात्मक परिवारों में निर्णय लेने की महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। मातृवंशीय समाज मौजूद है, पर मातृतंत्री समाजों के बारे में यह दावा नहीं किया जा सकता। परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रायः हम परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीति से भिन्न और अलग देखते हैं। फिर भी आप स्वयं देखेंगे कि परिवार गृह, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज से गहरे जुड़े हुए हैं। एक रोचक उदाहरण जर्मन एकीकरण के अज्ञात परिणामों का है। 1990 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि नए जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। इसे अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है। और तो परिवार और आवासों में अंतर पर ध्यान दीजिए। देख सकते हैं आप रहने का कार्य और गृह देख सकते हैं। इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं हो सकती। हालांकि इस परिवर्तन का यह भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और संरचना पूरी तरह नष्ट हो गई है। परिवर्तन और निरंतरता सहवर्ती होते हैं। परिवार किस तरह लिंगवादी है, ये देखते हैं हम। इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी, परिवार में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा। और जीव विज्ञान की इस तथ्य के बावजूद कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जीवित रहने के अवसर बेहतर होते हैं, भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी। ये लिंगानुपात है 1901 से 2011 के बीच। तो ये है 1901 में 972 था और वर्ष जो था, और 1911 में 964, 55, 50, 45, 46 घटता चला गया। और 61 में देखेंगे किस तरह से ये रेस्ट पूरा घटता चला गया। 81 में 334 और 2011 में 940 रह गया। इस तरह से रेट घटता बढ़ता रहा। तो कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंगानुपात में एकाएक गिरावट होने लगी। बाल लिंगानुपात 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 934 से कम होकर 2011 में 919 हो गया। बाल लिंगानुपात में प्रतिशत गिरावट अत्यधिक चौंकाने वाली है। समृद्ध राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी अधिक खराब है। पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात 846 हो गया है। हरियाणा के कुछ जिलों में 800 से भी कम हो गया है। तो तो विवाह संस्था ऐतिहासिक रूप से विभिन्न समाजों में विवाह के व्यापक विभिन्न रूप से पाए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य निष्पादन के लिए भी जाना जाता है। वास्तव में विवाह साथी की खोज का तरीका अनेक विस्मयकारी साधनों प्रथाओं को उजागर करता है। विवाह के रूप विवाह के अनेक रूप हैं। इन रूपों को विवाह करने वाले साथियों की संख्या और कौन किससे विवाह कर रहा है को नियंत्रित किए जाने वाले नियमों के आधार पर पहचाना जा सकता है। वैधानिक रूप से विवाह करने वाले साथियों की संख्या के संदर्भ में विवाह के दो रूप पाए जाते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह प्रथा एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है। इस व्यवस्था में किसी भी समय में पुरुष केवल एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती है। यहाँ तक कि जहाँ बहुविवाह की अनुमति है, वहाँ भी एक विवाह ही ज्यादा प्रचलित है। प्राय कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है।
लेकिन वे एक समय में एक से अधिक साथी नहीं रख सकते। ऐसा विवाह को क्रमिक एका विवाह क्या कहते हैं? क्रमिक एक विवाह कहा जाता है। अधिकांश भागों में पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुषों द्वारा पुनर्विवाह करने का नियम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी और 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह एक मुख्य विषय था। शायद आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी कि आज आधुनिक भारत में महिलाओं की आबादी का लगभग 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा हैं। ये रिपोर्ट के अनुसार है। महिलाओं की आबादी का मतलब 10% और 50 वर्ष से अधिक आयु की 55% महिलाएं विधवा हैं। काफी अथेंटिक डाटा है, इसको रखना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। बहुविवाह प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है और इसमें या तो बहुपत्नी प्रथा एक पति और दो या अधिक पत्नियां अथवा बहुपति प्रथा एक पत्नी और दो या दो से अधिक पति रूप होता है। प्राय जहाँ आर्थिक स्थितियां कठोर होती हैं वहाँ बहुपति प्रथा समाज की एक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एक पुरुष पत्नी और बच्चों को पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर सकता है। अत्यधिक निर्धनता की अवस्थाएं भी एक समूह पर अपनी आबादी सीमित करने के लिए दबाव डालती है। विवाह निश्चित करना, नियम और निर्देश। कुछ समाज में विवाह साथी के चयन का निर्णय अभिभावकों संबंधियों द्वारा किया जाता है और कुछ अन्य समाजों में साथी का चयन करने में व्यक्तियों को अपेक्षाकृत कुछ स्वतंत्रता होती है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम। कुछ समाजों में प्रतिबंध अति सूक्ष्म होते हैं, जबकि कुछ अन्य समाजों में किस व्यक्ति से विवाह किया जा सकता है और किससे नहीं के नियम अधिक स्पष्ट और विशेष रूप से परिभाषित होते हैं। विवाह साथी की योग्यता अयोग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर विवाह के रूपों को अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अंतर्विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है, उदाहरण के लिए जाति। इसके विपरीत बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह कुछ नातेदारी इकाइयों को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जैसे गोत्र, जाति, नस्ल, प्रजातियां या धार्मिक समूह। भारत में विशेषतः उत्तरी भारत के कुछ गांव में गांव बहिर्विवाह प्रचलित है। गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफी दूर हों। यह व्यवस्था लड़की के नातेदारों के हस्तक्षेप के बगैर उनके ससुराल में सुचारू परिवर्तन समायोजन को सुनिश्चित करती है। भौगोलिक दूरी और पितृवंशी व्यवस्था के असमान संबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि विवाह लड़कियां विवाहित लड़कियां अपने अभिभावकों के पास बार बार न जा पाए। इस प्रकार जन्म स्थान से अलग होना एक दुखदायी अवसर है और यह लोक गीतों की विषय वस्तु है जो विदाई के दुख को चित्रित करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आप पढ़ सकते हैं। कुछ बुनियादी संकल्पनाओं में विशेषतः पारिवारिक नातेदारी और विवाह को परिभाषित करना। परिवार प्रत्येक नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं और नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों जैसे माता पिता भाई बहन संतान आदि को जोड़ते हैं। विवाह को दो वयस्क व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जब दो व्यक्तियों का विवाह विवाह हो जाता है तो वे परस्पर नातेदार बन जाते हैं। इस प्रकार वैवाहिक बंधन भी व्यापक क्षेत्र में लोगों को जोड़ते हैं। विवाह के माध्यम से अभिभावक भाई बहन तथा अन्य रक्त संबंधी साथी साथी के रिश्तेदार बन जाते हैं। जन्म के परिवार को जन्म का परिवार फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है। जिस परिवार में व्यक्ति का विवाह होता है उसे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। अगले अनुभाग में कार्य और आर्थिक संस्थाओं पर चर्चा में आप देखेंगे कैसे परिवार और आर्थिक जीवन गहन रूप से अंतर संबंधित है। अब पढ़ेंगे कार्य और आर्थिक जीवन। कार्य क्या है? बच्चे और छोटे विद्यार्थी के रूप में हम कल्पना करते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो किस प्रकार का कार्य करेंगे। यहाँ पर कार्य के स्पष्ट रूप से सवेतन रोजगार का द्योतक है। आधुनिक समय में कार्य सर्वाधिक समझ में आने वाला अर्थ है। वास्तव में यह एक अत्यधिक सरलीकृत विचार है। अनेक प्रकार के कार्य वेतन रोजगार
के विचार की पुष्टि नहीं करते। उदाहरण के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्षतः किसी औपचारिक रोजगार आंकड़ों में नहीं गिने जाते। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है नियमित रोजगार के क्षेत्र से परे किए जाने वाला कार्य व्यवहार। इसमें कभी-कभी किए गए कार्य या सेवा के बदले नकद भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान भी अक्सर किया जाता है। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे संवैधानिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं था जिसे टीनी की नानी ने जीवन की किसी न किसी अवस्था में आजमाया न हो। अपना कप उठाने की आयु से ही उसने प्रतिदिन 2 वक्त भोजन और पहनने के वस्त्र के बदले लोगों के घरों में विभिन्न तरह के बेमेल कार्य करना आरंभ कर दिया था। बेमेल कार्यों का सही अर्थ क्या है? ये वे ही जान सकते हैं जिन्होंने हंसने और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आयु में वे कार्य किए हैं। बच्चे का झुनझुना हिलाने से लेकर स्वामी के सिर की मालिश करने तक सभी नीरस कार्य बेमेल कार्य में आ सकते हैं। चुगताई ताई ने कहा। अपने प्रेक्षण साहित्य में यहाँ तक कि फिल्मों में भी इस प्रकार किए गए विभिन्न कार्यों का पता लगाइए और चर्चा कीजिए। तो ये चित्र देख सकते हैं जो कि विभिन्न कार्य के हैं। तो कार्य के आधुनिक रूप में श्रम विभाजन। तो पूर्व आधुनिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे, पशुओं की देखभाल करते थे। औद्योगिक रूप से विकसित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया। इसका कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा अधिकांश मशीनों द्वारा किया जाने लगा। भारत जैसे देश में आज भी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण और कृषि कार्य में या अन्य ग्राम आधारित व्यवसायों में लगी हुई है। भारत में और भी कई प्रवृत्तियां, उदाहरण के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार, आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन। कार्य संघ विभिन्न व्यवसायों में विभाजित हो गया है जिनमें लोग विशेषज्ञ हैं। पारंपरिक समाजों में गैर कृषि कार्य को हस्तकौशल की दक्षता के साथ जोड़ा जाता है। हस्तकौशल लंबे प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा जाता था और सामान्यतः श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य करता था। आधुनिक समाज ने भी कार्य की स्थिति में परिवर्तन देखा है। औद्योगिकीकरण से पूर्व अधिकतर कार्य घर पर किए जाते थे और कार्य पूरा करने में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से हाथ बांटते थे। औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास जैसे बिजली और कोयले से मशीन संचालन ने घर और कार्य को अलग करने में योगदान दिया। पूंजीपति, उद्योगपति और कारखाने औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गए। तो क्रियाकलाप आप करने की कोशिश करिएगा जो दिए गए हैं। उद्योगों में नौकरी करने वाले लोग विशिष्ट कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित हैं और इस कार्य के बदले उन्हें वेतन मिलता था। प्रबंधक कार्यों का निरीक्षण करते थे क्योंकि उनका कार्य श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना था। आधुनिक समाजों की एक मुख्य विशेषता है परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार। हम सभी बहुत से अन्य श्रमिकों पर निर्भर करते हैं और हमारे जीवन को बनाए रखने वाले उत्पादों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आधुनिक समाजों में अधिकतर लोग अपने भोजन व रहने वाले मकान का या अपने उपभोग की भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। कार्य रूपांतरण। औद्योगिक प्रक्रियाएं उन सरल सक्रियताओं में विभाजित हो गई जिनका सही समय निर्धारण, संगठन और निगरानी की जा सकती थी। थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता होती है। साथ ही उत्पादन की प्रक्रियाओं में कई नव परिवर्तन हुए। शायद इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक मिनट चित्र आप देखते चलिएगा। गांव में धान की कटाई से ठीक है, महत्वपूर्ण स्वचालित उत्पादन की कड़ियां, मूविंग असेंबली लाइन का निर्माण था। आधुनिक औद्योगिक उत्पादन के लिए महंगे उपकरणों और निगरानी व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारियों को की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है। पिछले कई दशकों में उदार उत्पादन और कार्य को विकेंद्रीकरण की तरफ झुकाव हुआ। यह तर्क दिया जाता है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में व्यवसाय और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। इसलिए व्यवसाय संघ के लिए बदलती बाजार अवस्थाओं के अनुकूल उत्पादन के संघ को संगठित करना आवश्यक हो गया। नई व्यवस्था कैसे कार्य करती है, श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे समझने के लिए बंगलौर में किए गए एक वस्त्र उद्योग के अध्ययन के एक भाग को पढ़िए। उद्योग बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का एक अनिवार्य भाग होता है।
और इस प्रकार निर्माता की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही सीमित होती है। डिजाइनर से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक वास्तव में सैकड़ों से अधिक सक्रियताएं होती हैं। इस श्रृंखला में हम केवल 15 सक्रियताएं निर्माण के हाथ में होती हैं। वेतन वृद्धि को लेकर किए गए किसी भी गहन आंदोलन से निर्माता अपने कार्यों को अन्य स्थानों पर ले जाएंगे, जो यूनियन के नेताओं की पहुंच से दूर होगा। चाहे विद्यमान न्यूनतम मजदूरी अदायगी का मामला हो या इससे आगे महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि का। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि फुटकर विक्रेता का समर्थन प्राप्त करना, ताकि उच्चतम वेतन संरचना और उसके प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सरकार और स्थानीय एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। इस प्रकार यहाँ पर विचार अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच बनाने का है। राय चौधरी 2005। उपर्युक्त रिपोर्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें। देखें कि उत्पादन के नए संगठन तथा देश से बाहर उपभोक्ता के एक निकाय ने उत्पादन की अर्थव्यवस्था और राजनीति को किस प्रकार बदल दिया। राजनीति क्या है? राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में शक्ति के बंटवारे से है। सामाजिक संस्थाओं को समझने में दो संकल्पनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये है शक्ति और सत्ता। शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिसके पास शक्ति होती है वे ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों के पास शक्ति नहीं होती है। किसी समाज में निश्चित मात्रा में शक्ति होती है और यदि कुछ लोगों के पास यह है तो दूसरे के पास नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति या समूह के पास शक्ति पृथकता में नहीं होती, बल्कि यह दूसरों से संबंधित होती है। शक्ति की यह अवधारणा स्पष्ट रूप से विस्तृत और यह परिवार में के द्वारा बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में लगाने से लेकर विद्यालय में मुख्य अध्यापक द्वारा अनुशासन लागू करने तक, कारखाने के मुख्य प्रबंधक द्वारा प्रबंधकों को कार्य आवंटित करने से लेकर अपने दलों के कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले राजनीतिक नेताओं तक फैला हुआ है। मुख्य अध्यापक को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। राजनीतिक दल को अध्यक्ष को दल से किसी सदस्य को निकालने की शक्ति है। प्रत्येक मामले में व्यक्ति या समूह को उस सीमा तक शक्ति प्राप्त है कि दूसरों को उसकी इच्छा के पालन करना होता है। इस अर्थ में राजनीतिक क्रियाओं या का सरोकार शक्ति से है। लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह शक्ति कैसे लागू होती है? कुछ लोग दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर सत्ता की संबंधित संकल्पना के संदर्भ में प्राप्त किए जा सकते हैं। शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जा सकता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, अर्थात जिसे सही और न्यायपूर्ण माना जाता है। यह संस्थागत है क्योंकि यह वैधता पर आधारित होती है। सामान्यतः लोग उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं जिसके पास सत्ता होती है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण को उचित और न्यायपूर्ण मानते हैं। अक्सर कुछ विचारधाराएं होती हैं जो वैधता की इस प्रक्रिया में सहायता करती हैं। राजविहीन समाज। 60 वर्षों से भी पूर्व सामाजिक मनोविज्ञानियों द्वारा किए गए राजविहीन समाज के अनुभविक अध्ययन दर्शाते हैं कि बिना आधुनिक सरकारी तंत्र के व्यवस्था कैसे बना रखी जाती है। इसके बदले नातेदारी, विवाह और आवास पर आधारित गठबंधनों के द्वारा तथा धार्मिक कृत्यों और समारोहों में मित्रों और विरोधियों की भागीदारी से विभिन्न भागों में विपरीत संतुलन बन जाता है। जैसा कि हम यह सब जानते हैं कि आधुनिक राज्य की एक निश्चित संरचना और औपचारिक कार्यविधियां हैं, फिर भी क्या राज्यविहीन समाजों की उपरोक्त वर्णित कुछ और अनौपचारिक विशेषताएं राज्य के समाजों में विद्यमान नहीं है? राज्य की संकल्पना क्या है? राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार, एक राजनीतिक तंत्र, नागरिक सेवा कार्मिक के साथ साथ संसद या कांग्रेस जैसी संस्थाएं एक निश्चित क्षेत्र में शासन करती हैं। सरकार की एक सत्ता के वैध व्यवस्था में समर्थित होती है और जो अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सहन शक्ति के उपयोग की क्षमता रखती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभागों के प्रतिनिधि के रूप में देखता है। आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से बहुत भिन्न है। ये राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अक्सर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित होते हैं। प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित राजनीतिक शासन से है। तो ये आप करिएगा। आरंभ में प्रभुसत्तात्मक राज्यों में नागरिकता
नागरिकता के साथ राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों का पालन नहीं किया जाता था। उन इन्हें अधिकांशतः संघर्षों के द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिससे कि राजतंत्र की शक्तियों को सीमित कर दिया अथवा उन्हें सक्रिय रूप से पदच्युत कर दिया। फ्रांस की क्रांति और हमारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष इस तरह के आंदोलनों के दो प्रमुख उदाहरण हैं। नागरिकता के अधिकारों में नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार शामिल हैं। नागरिक अधिकारों के व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार रहने की जगह चुनने की, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून के समझ समान न्याय का अधिकार शामिल है। राजनीतिक अधिकारों में चुनाव में भाग लेने का, सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। अधिकार देशों में सरकार सर्वव्यापक मतदान के सिद्धांत को स्वीकार करने से इनकार करती है। आरंभिक वर्षों में न केवल महिलाओं को अपितु पुरुषों को भी बड़ी संख्या में जनसंख्या को भी मतदान से बाहर रखा जाता था, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होना इसका मापदंड था। ये आपने पढ़ा है। महिलाओं को बहुत समय तक इन अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। तीसरे प्रकार की नागरिकता के अधिकार सामाजिक अधिकार हैं। इनका सरोकार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्राप्त होने के विशेष अधिकार से है। इन इन अधिकारों में शामिल है स्वास्थ्य लाभ, बेरोजगारी भत्ता, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार, सामाजिक या कल्याणकारी अधिकारों की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्यों को जन्म दिया, जो कि पश्चिमी समाजों में दूसरे विश्व युद्ध के समाज से स्थापित किए गए हैं। पूर्व समाजवादी देशों के राज्यों की इस क्षेत्र में काफी अच्छी व्यवस्था थी। अधिकतर विकासशील देशों में वास्तव में यह विद्यमान नहीं था। आजकल पूरे विश्व में इन सामाजिक अधिकारों को राज्य के उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। राष्ट्रवाद को प्रतीकों और विश्वासों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने के का बोध कराता है। इस प्रकार व्यक्ति को ब्रिटिश, भारतीय, इंडोनेशियाई या फ्रांसीसी होने में गर्व और बंधुता की भावना का अनुभव होता है। संभवतः व्यक्तियों को हमेशा किसी न किसी प्रकार के सामाजिक समूहों जैसे अपने परिवार, गोत्र, धार्मिक समुदाय के साथ एक प्रकार की पहचान होने का भाव रहता है। तथापि राष्ट्रवाद आधुनिक राज्य के विकास के साथ ही प्रकट हुआ। समकालीन विश्व सार्वभौमिक बाजार की के तेजी से विस्तार और गहन राष्ट्रवादी भावनाओं और संघर्षों दोनों की वजह से जाना जाता है। समाजशास्त्रियों की रुचि सिर्फ औपचारिक सरकार तंत्र के अध्ययन में ही नहीं, अपितु शक्ति के व्यापक अध्ययन से भी है। इसकी रुचि प्रजाति, भाषा, धर्म आधारित दलों, वर्गों, जातियों और समुदायों के बीच शक्ति वितरण से में रही। इसका ध्यान सिर्फ विशिष्ट राजनीतिक संघ जैसे राज्य विधान मंडलों, नगर परिषदों, राजनीतिक दलों पर ही नहीं, अपितु अन्य संघों जैसे विद्यालयों, बैंकों और धार्मिक संस्थाओं पर भी है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीति नहीं है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। इसका क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों से लेकर ग्रामीण दलों तक फैला हुआ है। धर्म क्या है? धर्म काफी लंबे समय से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है। अध्याय में एक में आपने देखा था कि कैसे समाज के बारे में सामाजिक निष्कर्ष धार्मिक चिंतकों से अलग है। धर्म का समाजशास्त्री अध्ययन धर्म के धार्मिक ईश्वर मीमांसी अध्ययन से कई तरीकों से अलग है। पहला, धर्म समाज में वास्तव में कैसे कार्य करता है और अन्य संस्थाओं के साथ इसका संबंध है कैसे है, क्या क्या है के बारे में अनुभविक अध्ययन करता है। दूसरा यह है कि तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करता है। तीसरा, यह समाज और संस्कृति के अन्य पक्षों के संबंध में धार्मिक विश्वासों, व्यवहारों और संस्थाओं की जांच करता है। अनुभविक अनुभविक पद्धति का अर्थ है कि समाजशास्त्री धार्मिक प्रघटनाओं के लिए निर्णायक उपागम को नहीं अपनाता। तुलनात्मक पद्धति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक अर्थ में सभी समाजों को एक दूसरे के समान स्तर पर रखती है। यह बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के अध्ययन में सहायता करती है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण का अर्थ है कि धार्मिक जीवन को केवल घरेलू जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के साथ संबंध करने की बोधगम्य में बनाया जा सकता है। धर्म सभी ज्ञात समाजों में विद्यमान है, हालांकि धार्मिक विश्वास और व्यवहार एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में बदलते रहते हैं। सभी धर्मों की समान विशेषताएं हैं। प्रतीकों का समुच्चय, श्रद्धा या सम्मान की भावना, अनुष्ठान या समारोह, विश्वासकर्ताओं का एक समुदाय। धर्म के साथ संबद्ध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं। अनुष्ठानिक कार्यों में प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन गाना, विशेष प्रकार का भोजन करना या ऐसा भोजन नहीं करना, कुछ दिनों का उपवास रखना और इसी प्रकार के अन्य कार्य शामिल होते हैं। चूंकि अनुष्ठानिक कार्य धार्मिक प्रतीकों से संबंध होते हैं, अतः इन्हें प्रायः सामान्य जीवन की आदतें और क्रिया विधियों से
एकदम भिन्न रूप से देखा जाता है। दैवीय सम्मान में मोमबत्ती या दिया जलाने का महत्व सामान्यतः कमरे में रोशनी करने से एकदम भिन्न होता है। धार्मिक अनुष्ठान प्रायः व्यक्तियों द्वारा अपने दैनिक जीवन में किए जाते हैं, लेकिन सभी धर्मों में विश्वासकर्ताओं द्वारा सामूहिक समारोह भी किए जाते हैं। सामान्यतः ये नियमित समारोह विशेष स्थानों, चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों, तीर्थों में आयोजित किए जाते हैं। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। इस बात पर विचार करें कि विभिन्न धर्म के सदस्य पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व क्या करते हैं। उदाहरण के लिए सिर को ढकते हैं या नहीं ढकते हैं, जूते उतारते हैं, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं आदि। इन सब में जो बात समान है वह श्रद्धा की भावना, पवित्र स्थानों या स्थितियों की पहचान और उनके प्रति सम्मान की भावना है। एमिल दुर्खाइम का अनुसरण करने वाले धर्म के समाजशास्त्री पवित्र क्षेत्रों को समझने में रुचि रखते हैं, जिन्हें प्रत्येक समाज सांसारिक चीजों से भिन्न रखता है। अधिकतर मामलों में पवित्रता में अलौकिकता का तत्व होता है। अधिकांशतः किसी वृक्ष या मंदिर की पवित्रता के साथ ये विश्वास जुड़ा होता है कि इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है, इसलिए यह पवित्र है। तथापि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ धर्मों जैसे आरंभिक बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद में अलौकिकता की कोई संकल्पना नहीं थी, लेकिन जिन व्यक्तियों और चीजों को वे पवित्र मानते थे उनके लिए उनमें पर्याप्त श्रद्धा थी। धर्म का समाजशास्त्री अध्ययन करते हुए चलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि धर्म का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ क्या संबंध है। धर्म का शक्ति और राजनीति के रूप में बहुत निकट संबंध रहा है। उदाहरण के लिए इतिहास में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन के लिए धार्मिक आंदोलन हुए हैं, जैसे विभिन्न जाति विरोधी आंदोलन या लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन। धर्म किसी व्यक्ति की निजी आस्था का मामला ही नहीं, अपितु इसका सार्वजनिक स्वरूप भी होता है, और धर्म का यही सार्वजनिक स्वरूप समाज की अन्य संस्थाओं के संबंध महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा कि समाजशास्त्र शक्ति को कैसे व्यापक संदर्भ में देखता है, अतः राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र के बीच संबंध को जानना समाजशास्त्री हित में है। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों का विश्वास था कि जैसे जैसे समाज का आधुनिक होता जाएगा, धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव कम होता जाएगा। पंथ निरपेक्षता की संकल्पना इस प्रक्रिया का वर्णन करती है। समकालीन घटनाएं समाज के विभिन्न पक्षों में धर्म की दृढ़ भूमिका की जानकारी देती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऐसा है? मैक्स वेबर 1864 से 1920 के महत्वपूर्ण कार्य दर्शाते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक और आर्थिक व्यवहार के अन्य पक्षों के साथ धर्म के संबंधों को कैसे देखता है। वेबर का तर्क है कि कैल्विनवाद, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की एक शाखा, ने आर्थिक संगठन के साधन के रूप में पूंजीवाद के उद्भव और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। कैल्विनवादियों का विश्वास था कि विश्व की रचना भगवान की महिमा के लिए हुआ, जिसका अभिप्राय है कि संसार में किया गया कोई भी कार्य उसके गौरव के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों को भी पूजनीय कार्य बना दिया गया। हालांकि इसमें इसमें इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्विनवादी भाग्य की संकल्पना में विश्वास करते थे, जिनका अर्थ है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में, यह पहले से निश्चित था। क्योंकि यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि किसे स्वर्ग मिलेगा और किसे नर्क, लोग इस संसार में अपने कार्यों में भगवान की इच्छा के संकेत देखने लगे। इस प्रकार व्यक्ति चाहे जो भी व्यवसाय करता हो, यदि अपने व्यवसाय में दृढ़ सफल है तो उसे भगवान की प्रसन्नता का संकेत माना जाता था। अर्जित किया गया धन संसारिक उपभोग में लगाने के लिए नहीं था, अपितु कैल्विनवाद का सिद्धांत मितव्ययिता से रहने का था। इसका अर्थ था कि निवेश को एक तरह का पवित्र सिद्धांत माना जाता था। पूंजीवाद के केंद्र में निवेश की संकल्पना है, जिसमें पूंजी का निवेश अधिक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, जिससे अधिक लाभ होता है। इससे बदले में और अधिक पूंजी उत्पन्न होती है। इस प्रकार वेबर यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सक्षम थे कि धर्म इस मामले में कैल्विनवाद के आर्थिक विकास का प्रभाव डालता है। धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। सामाजिक शक्तियाँ हमेशा और अनिवार्यता धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक बहस, आर्थिक स्थितियाँ और लिंग संबंधी मानक हमेशा धार्मिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत धार्मिक मानक सामाजिक समझ को प्रभावित और कभी-कभी निर्धारित भी करते हैं। विश्व की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, इसलिए समाजशास्त्री रूप से ये पूछना महत्वपूर्ण है कि मानव जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से का धर्म से क्या संबंध है। धर्म समाज का महत्वपूर्ण भाग और अन्य भागों से अनिवार्यता जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रियों का कार्य इन विभिन्न अंतर संबंधों को उजागर करना है। परंपरागत समाजों में
सामान्यतः धर्म सामाजिक जीवन में एक केंद्रीय हिस्से की भूमिका निभाता है। धार्मिक प्रतीक एक अनुष्ठान अक्सर समाज की भौतिक और कलात्मक संस्कृति से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्र धर्म का अध्ययन किस तरह करता है, यह जानने के लिए नीचे बॉक्स में दिए गए सारांश का अध्ययन आप कर सकते हैं। शिक्षा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं। हालांकि यहाँ पर हम केवल विद्यालयी शिक्षा तक अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में प्रवेश लेना कितना महत्वपूर्ण है। हम यह भी जानते हैं कि हम में से बहुतों के लिए विद्यालय उच्च शिक्षा और संतः में रोजगार प्राप्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। हम में से कुछ के लिए आवश्यक सामाजिक दक्षताएं प्राप्त करने का साधन हो सकती है। इन सभी मामलों में सामान्य बात यह है कि शिक्षा की आवश्यकता का महसूस होना। समाजशास्त्र इस आवश्यकता को समूह की विरासत के प्रेषण और संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में समझता है जो समाज में पाई जाती है। साधारणतः समाज और जटिल आधुनिक समाजों में एक गुणात्मक अंतर है। साधारण समाजों में औपचारिक विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ों के साथ क्रियाकलापों में शामिल होकर प्रथाओं और जीवन के व्यापक तरीके सीख लेते हैं। जटिल समाजों में हमने देखा है कि श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है और घर से कार्यों का विभाजन हो रहा है। विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य व्यवस्थाएं और राष्ट्रों और प्रतीकों को एवं विचारों के जटिल समुच्चय की भी उत्पत्ति हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आप अनौपचारिक शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? अभिभावक और अन्य बड़े लोग प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी तक अनौपचारिक रूप से कैसे संप्रेषित कर सकेंगे? ऐसे सामाजिक संदर्भ में शिक्षा का औपचारिक और सुनिश्चित होना आवश्यक है। इससे भी आगे आधुनिक जटिल समाज सरल समाजों की तुलना में अमूर्त सार्वभौमिक मूल्यों का निर्भर करते हैं। यही चीजें हमें उस सरल समाज से अलग करती हैं जो परिवार, नातेदार, जनजाति, जाति या धर्म आधारित विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। आधुनिक समाज में विद्यालयों की रचना एकरूपता, मानकीकृत प्रेरणाओं और सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। इसे करने के अनेक तरीके हैं। उदाहरण के लिए कोई विद्यालय के बच्चों की एक जैसी वर्दी की बात कर सकता है। क्या आप मानकीकरण को बढ़ावा देने वाले अन्य विशेषताओं पर विचार कर सकते हैं? एमिल दुर्कहाइम के अनुसार कोई भी समाज एक समान आधार, कुछ विचारों, मनोभावों और व्यवहारों के बगैर जीवित नहीं रह सकता, जिसे शिक्षा द्वारा सभी बच्चों को बिना भेदभाव के संप्रेषित किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी सामाजिक श्रेणी के हों। दुर्कहाइम 1956। शिक्षा बच्चे को विशिष्ट व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए और साथ ही वह उसे समाज के मुख्य मूल्यों को समाहित करने में सक्षम बनाने वाली भी होनी चाहिए। इस प्रकार प्रकारवादी समाजशास्त्री समाज और सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक मानकों के बारे में बात करते हैं। प्रकारवादियों के लिए शिक्षा सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखती है और उनकी नवीकरण करती है तथा संस्कृति का संप्रेषण विकास करती है। शैक्षणिक व्यवस्था समाज में व्यक्तियों की अपनी भावी भूमिका के चयन और आवंटन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाविधि है। इसे एक व्यक्ति को खुद को साबित करने का क्षेत्र भी माना जाता है और इसलिए विभिन्न परिस्थितियों के चयन का साधन भी, जो कि व्यक्तियों की अपनी क्षमताओं के अनुसार होता है। अध्याय 2 में भूमिकाओं और स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक समझ पर हमारी चर्चा का पुनः स्मरण करें। समाज को असमान रूप से विभेदीकरण मानने वाले समाजशास्त्रियों के लिए शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है और शिक्षा के असमान अवसर भी सामाजिक स्तरीकरण का ही परिणाम है। दूसरे शब्दों में हम अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं। चूंकि हम किसी एक परिवार के विद्यालय में जाते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार अंत में वैसे ही अवसर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग तर्क देते हैं कि विद्यालय शिक्षा संभ्रांत और सामान्य के बीच विद्यमान भेद को और अधिक गहरा करती है। विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालय में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है, जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव करते हैं। तो तथापि ऐसे और अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते हैं, विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए एक अध्ययन बताता है कि इस समय आप विद्यालय में कुछ बच्चे देख रहे हैं। यदि आप फसल के समय विद्यालय जाएं तो आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक भी बच्चा नहीं मिलेगा। जब उनके अभिभावक बाहर कार्य करते हैं तो उन पर घर की कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं और इन समुदायों की लड़कियां कभी कभार ही विद्यालय जाती हैं क्योंकि वे विभिन्न प्रकार की घरेलू आमदनी वाले कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए 10 वर्ष की एक लड़की बेचने के लिए गाय का सूखा गोबर उठाती है। प्रतीचि उपरोक्त रिपोर्ट दर्शाती है कि लिंग और जाति के भेदभाव किस तरह शिक्षा के अवसरों का अतिक्रमण करते हैं। स्मरण करें कि हमने कैसे अध्याय 1 में इस पुस्तक को आरंभ किया था। किसी बच्चे को अच्छी नौकरी मिलने के अवसर अनेक सामाजिक कारकों में प्रभावित होते हैं। सामाजिक संस्थाओं के कार्य करने के तरीके को समझने की आपकी समझ
अब इस प्रक्रिया का सही विश्लेषण करने में आपकी सहायता करेगी। तो इतना सब कुछ आपने पढ़ा, परिवार के बारे में, कार्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में और सब संस्थाओं के बारे में पढ़ा, कैसे कौन-सी संस्था क्या भूमिका निभाती है। तो उसके प्रोज़ और कॉन्स भी आपने पढ़े हैं, तो कैसा लगा पूरा आप लेक्चर बताइएगा ज़रूर। और इसको 1-2 बार प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इसको 1-2 बार रीडिंग करिएगा, उसके बाद अपना नोट्स बनाइएगा। या अगर बनाना चाहते नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट 1-2 बार रीड करने, देखने से इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको बहुत शॉर्टेज नोट्स बनाने पड़ेंगे या खुद याद हो जाएगा। तो ठीक है, इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन को मजबूती से तैयार करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, प्रिपरेशन पे बिल्कुल ढील मत बरतिए और हमारे टेस्ट लगाइए और एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।